हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर फिजिक्स चॉइस यूट्यूब चैनल एंड माय नेम इज़ रुपिंदर। आज का हमारा टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी। एक काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर हम नीट या आईआईटी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो यहाँ से डेफिनेटली आपके क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, कौन से न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होंगे, कौन से नहीं होंगे, क्या सभी न्यूक्लियाई रेडियो एक्टिव होते हैं, इन्हीं सब चीज़ों के बारे में, डीकेज क्या होते हैं, ये आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी होती क्या है? रेडियो एक्टिविटी पहले आपको समझना पड़ेगा कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे और कौन से न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। अब तक 118 एलिमेंट्स डिस्कवर्ड हो चुके हैं। पीरियोडिक टेबल की अगर हम बात करें, 118 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके हैं और इन एलिमेंट के कुछ आइसोटोप्स भी होंगे। अब टोटल अगर हम न्यूक्लियाई की बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने होंगे, अप्रोक्सीमेटली 3000 न्यूक्लियाई अब तक डिस्कवर्ड हो चुके हैं। अब क्या ये सभी न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे या फिर इनमें से कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं? सारे के सारे न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते, कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे तो बाकी के न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। ना व्हाट इज द रीज़न बिहाइंड अनस्टेबिलिटी ऑफ ए न्यूक्लियाई? रीज़न क्या होगा अनस्टेबिलिटी का, और क्या होती है रेडियो एक्टिविटी? क्या रेडियो एक्टिविटी का होना ज़रूरी है? यही सब चीज़ें हम आज के लेक्चर में डिस्कस कर रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा प्रोसेस होता है, एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होता है। एक अनस्टेबल न्यूक्लियस स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा विद द हेल्प ऑफ एमिशन ऑफ रेडिएशंस। अगर कोई अनस्टेबल न्यूक्लियस है, अगर अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा तो ये अनस्टेबल न्यूक्लियाई एमिशन करता है रेडिएशंस का, एमिशन ऑफ रेडिएशंस। और जब रेडिएशंस को एमिट करता है तो ये स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है। मीन्स एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई गेट्स कन्वर्टेड इनटू स्टेबल न्यूक्लियाई बाय एमिशन ऑफ रेडिएशंस और एमिशन ऑफ पार्टिकल्स भी हम बोल सकते हैं। अब रेडियो एक्टिविटी होता क्या है, किस टाइप का फिनोमिना होता है, क्या किसी एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत होगी? तो रेडियो एक्टिविटी इज ए स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। ये एक स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिसरप्टिव फिनोमिना होता है। डिसरप्टिव फिनोमिना। रेडियो एक्टिविटी इज एन स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिसरप्टिव फिनोमिना। इसका मतलब क्या होगा कि एक अनस्टेबल न्यूक्लियस अपने आप से डिसइंटीग्रेट हो जाता है, अपने आप से टूट जाता है और स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाएगा। सेल्फ डिसरप्टिव का मतलब होता है अपने आप से डिसइंटीग्रेट होना, अपने आप से टूटना उस न्यूक्लियस का। क्यों टूट रहा है? क्योंकि वो अनस्टेबल है। अब कोई भी चीज़ अनस्टेबल होने का मतलब होगा उसकी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। जिस चीज़ की एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतनी ही ज़्यादा अनस्टेबल होगी और स्टेबिलिटी गेन करने के लिए कुछ ना कुछ एनर्जी को एमिट आउट करना पड़ेगा। अब जो एनर्जी एमिट होती है, रिलीज होती है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे एमिशन ऑफ रेडिएशंस, रेडिएशंस की फॉर्म में एनर्जी एमिट हो रही है और ये न्यूक्लियस कन्वर्ट हो जाता है स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। तो सबसे पहला पॉइंट कि रेडियो एक्टिविटी एक स्पॉन्टेनियस और सेल्फ डिसरप्टिव फिनोमिना है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियस होता है वो अपने आप डिसइंटीग्रेट होता है किसी दूसरे स्टेबल न्यूक्लियस के अंदर। अब सेकंड पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में बता रहे हैं। रेडियो एक्टिविटी के अंदर किसी भी एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती। अब इसको क्या बोला गया? सेल्फ डिसरप्टिव। मीन्स अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है न्यूक्लियस। इसको किसी एक्सटर्नल एजेंट की या एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि एक्सटर्नली हम इसको कुछ एनर्जी या कोई फैक्टर ऐसा होगा जो रिस्पॉन्सिबल होगा इस अनस्टेबल को स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं होता। नो एक्सटर्नल फैक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। नो एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर क्या हो सकते हैं? लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एक्सेट्रा। नो एक्सटर्नल फैक्टर इज रिक्वायर्ड, या हम बोल सकते हैं रिस्पॉन्सिबल फॉर रेडियो एक्टिविटी। कोई भी एक्सटर्नल फैक्टर लाइक टेम्परेचर, प्रेशर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रेडियो एक्टिविटी के लिए। उसके बाद थर्ड पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी के बारे में किसने बताया? सबसे पहले बताया था हेनरी बेक्वेरेल ने।
ये साइंटिस्ट का नाम है, फ्रेंच फिजिसिस्ट थे हेनरी बेक्वेरेल। इन्होंने 1896 में बताया कि रेडियो एक्टिविटी नाम का कोई फिनोमिना होता है और इस फिनोमिना के अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट होगा विद द एमिशन ऑफ रेडिएशंस। इसी को हम रेडियो एक्टिविटी बोल रहे हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, अब सभी न्यूक्लियस स्टेबल या सभी के सभी न्यूक्लियस अनस्टेबल नहीं होते। यहाँ से क्वेश्चन अराइज होता है, वाई सम न्यूक्लियाई आर स्टेबल वाइल अदर्स आर अनस्टेबल, कि कुछ न्यूक्लियाई ही स्टेबल क्यों होते हैं, बाकी के अनस्टेबल होते हैं, ऐसा क्या क्यों होता है? बिकॉज इसका रीज़न हम डिटेल में ग्राफिकली पढ़ेंगे। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो हैवी न्यूक्लियाई होते हैं, जो हैवी न्यूक्लियाई होंगे, सिर्फ वही रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो करते हैं। हमारा एक वीडियो लेक्चर है स्पेशली लाइट, इंटरमीडिएट एंड हैवी न्यूक्लियाई के बारे में। उसमें बताया गया है कि लाइट न्यूक्लियाई कौन से होते हैं, इंटरमीडिएट कौन से होंगे और हैवी न्यूक्लियाई कौन से होंगे। ओनली हैवी न्यूक्लियाई शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को, क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई के केस में आपको बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का ग्राफ बताया गया था, उसकी वैल्यू कम होती है। वैल्यू होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन। इतनी एनर्जी होती है हैवी न्यूक्लियाई की। मीन्स दीज न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल। एक मैं सिंपल एनर्जी की बात की थी, बताया था कि जिनकी एनर्जी ज़्यादा होगी वो उतने ही अनस्टेबल होंगे। बाइंडिंग एनर्जी का एक डिफरेंट फैक्टर होता है, एक डिफरेंट टाइप की एनर्जी होगी। इस एनर्जी को और इस अनस्टेबल की एनर्जी को एक साथ लेके नहीं चलना, दोनों डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। बाइंडिंग एनर्जी एक अलग फैक्टर, एक अलग टाइप की एनर्जी है जो स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। और यहाँ पे जब हमने बोला था कि कोई भी न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा बिकॉज उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है, ये हम सिंपल एनर्जी की बात करते हैं, मैकेनिकल एनर्जी की। तो ये रेडियो एक्टिविटी के बारे में कुछ पॉइंट्स होंगे। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है? रेडियो एक्टिविटी एक ऐसा फिनोमिना होता है जिसके अंदर एमिशन होता है रेडिएशंस का। क्यों हो रहा है एमिशन? क्योंकि एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई स्टेबल न्यूक्लियाई में कन्वर्ट होता है। ये एक स्पॉन्टेनियस और सेल्फ डिसरप्टिव फिनोमिना होता है। किसी भी एक्सटर्नल एजेंसी या एक्सटर्नल फैक्टर की ज़रूरत नहीं होती, लाइक टेम्परेचर या प्रेशर। ये कोई भी फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होते रेडियो एक्टिविटी के लिए, ये अपने आप से ही होता है, अपने आप से ही न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट होता है। ओनली हैवी न्यूक्लियाई ही रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो करते हैं, लाइट या इंटरमीडिएट शो नहीं करते। मोस्ट ऑफ द केसेस में ओनली हैवी न्यूक्लियाई शो करते हैं रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को। हेनरी बेक्वेरेल ने बताया था सबसे पहले रेडियो एक्टिविटी के बारे में इन 1896। अब करते हैं हम नेक्स्ट। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होगा। अब एक्सपेरिमेंटल सेटअप क्या था रेडियो एक्टिविटी का? रेडियो एक्टिविटी के बारे में सबसे पहले हेनरी बेक्वेरेल ने बताया और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था यूरेनियम साल्ट के साथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया यूरेनियम साल्ट, इसके साथ एक्सपेरिमेंट किया और रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को एक्सप्लेन किया था। क्या एक्सपेरिमेंटल सेटअप था? अगर एक लेड ब्लॉक है, रेडियो एक्टिविटी के लिए कैसे होती है रेडिएशंस का एमिशन कैसे होगा, एक एक्सपेरिमेंटल सिर्फ एक व्यू बता रहे हैं शॉर्ट में। एक लेड ब्लॉक है, अगर इसके अंदर यूरेनियम का एक छोटा सा टुकड़ा रखा हुआ है, एक पीस है यूरेनियम का जो कि अनस्टेबल है। अब अनस्टेबल न्यूक्लियाई होते हैं, एग्जाम्पल बता रही हूँ अनस्टेबल के, यूरेनियम, एक्टीनियम, पोलोनियम, थोरियम एंड एक्सेट्रा। ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं। रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होगा और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट होंगे। जैसे कि यहाँ पे यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशंस को एमिट करेगा, अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है। दिस इज़ यूरेनियम। यहाँ पे इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की नेगेटिव प्लेट है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड की पॉजिटिव प्लेट है, ये न्यूक्लियस अनस्टेबल है। अनस्टेबल होगा तो क्या अपने अंदर से अपनी आप को स्टेबल करने के लिए अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करेगा। ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर, पेनिट्रेशन के बेसिस पे 3 टाइप की रेडिएशंस को बताया गया है, अल्फ़ा, बीटा एंड गामा।
3 टाइप की रेडिएशंस होती हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेनिट्रेशन पावर, कि यूरेनियम से 3 टाइप की रेडिएशंस का एमिशन होगा। वो रेडिएशंस कौन कौन सी होंगी? अल्फ़ा, बीटा एंड गामा। और एक्सपेरिमेंटली ये पता चला कि जो रेडिएशंस नेगेटिव प्लेट की तरफ मूव करती हैं उनको बोलते हैं अल्फ़ा, और इट मीन्स इनके ऊपर चार्ज होता है पॉजिटिव, बिकॉज अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट टू ईच अदर। अगर ये नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट हुई है तो डेफिनेटली इस पे पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, तो अल्फ़ा पे होता है पॉजिटिव, बीटा पे होगा नेगेटिव, और जो स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है उन पे होता है न्यूट्रल। मीन्स अल्फ़ा रेडिएशंस पे पॉजिटिव चार्ज होगा, बीटा पे नेगेटिव चार्ज होगा क्योंकि ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ मुड़ी हैं, और जो रेडिएशन स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है ना, नेगेटिव और पॉजिटिव किसी की तरफ भी डेविएट नहीं होंगी, स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करती है, उनको बोलते हैं हम गामा रेडिएशंस। और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता, गामा आर न्यूट्रल, और गामा को हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी बोलते हैं। अब ये आपको एक्सपेरिमेंटल सेटअप बताया कि कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियस है, फॉर एग्जांपल हेयर इज़ यूरेनियम, ये अपने अंदर से रेडिएशंस को एमिट करता है, डिफरेंट टाइप की रेडिएशंस को एमिट करता है। वो अल्फ़ा, बीटा, गामा कोई भी रेडिएशंस हो सकती हैं। अल्फ़ा पे पॉजिटिव, बीटा पे नेगेटिव और गामा पे कोई भी चार्ज नहीं होता। अब अल्फ़ा, बीटा, गामा की प्रॉपर्टीज़ क्या होगी और क्या डीके फिनोमिनाज होते हैं, इसके लिए अलग से आपका एक वीडियो लेक्चर डाला जाएगा। ये था आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप। इसके बाद नेक्स्ट, इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप से क्या पॉइंट्स निकल के आते हैं? रेडियो एक्टिविटी के बारे में रदरफोर्ड ने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और उन एक्सपेरिमेंट्स के अकॉर्डिंग उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं। वो पॉइंट्स क्या हैं रेडियो एक्टिविटी के लिए? सबसे पहला पॉइंट, रेडियो एक्टिविटी एक फिनोमिना होगा जिसके अंदर एक अनस्टेबल न्यूक्लियाई रेडिएशंस को एमिट करता है और स्टेबल न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट्स उन्होंने बताया कि अगर एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है जो रेडिएशंस को एमिट करता है, तो एक टाइम में सिर्फ एक ही रेडिएशन को वो एमिट करेगा। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे वो सिर्फ एक ही रेडिएशंस को एमिट करता है। वो रेडिएशन अल्फ़ा भी हो सकती है और बीटा भी हो सकती है, या हम बोल सकते हैं कोई भी अनस्टेबल न्यूक्लियाई साइमल्टेनियसली अल्फ़ा और बीटा को एमिट नहीं करता। एक टाइम पे सिर्फ एक ही रेडिएशन को एमिट करता है, एक टाइम पे एक साथ अल्फ़ा और बीटा को एमिट नहीं कर सकता। मीन्स अल्फ़ा और बीटा साइमल्टेनियसली एमिट आउट कभी भी नहीं होंगे, एक टाइम पे एक ही रेडिएशंस का एमिशन होगा। सेकंड पॉइंट, अगर अल्फ़ा का एमिशन होता है, अल्फ़ा के साथ गामा रेडिएशंस एमिट हो सकती हैं। ये चीज़ पॉसिबल है कि एक टाइम पे जब अल्फ़ा पार्टिकल एमिट होगा उसके साथ गामा एमिट हो सकती है, या फिर हम बोल सकते हैं सेपरेटली अगर बीटा पार्टिकल का एमिशन होगा उसके साथ भी गामा रेडिएशंस का एमिशन हो सकता है। अल्फ़ा और बीटा साइमल्टेनियसली नहीं होंगे। अगर एक टाइम पे यूरेनियम अल्फ़ा रेडिएशंस को एमिट करता है तो अल्फ़ा के साथ गामा को एमिट कर सकता है, या फिर अगर एक टाइम पे बीटा को एमिट करता है तो बीटा के साथ भी गामा को एमिट कर सकता है। बट अल्फ़ा और बीटा एक साथ कभी भी पॉसिबल नहीं होंगे। उसके बाद इन्होंने कहा कि रेडियो एक्टिविटी जो फिनोमिना है ये एक्सटर्नल फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करता। ये एक स्पॉन्टेनियस एंड सेल्फ डिसरप्टिव फिनोमिना होता है जिसके अंदर न्यूक्लियस अपने आप से डिसइंटीग्रेट होता है। जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होगा वो अपने आप से डिसइंटीग्रेट होगा। अब बात करते हैं व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। उसके बाद लो क्या है रेडियो एक्टिविटी के, वो हम डिस्कस करेंगे। यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी, यूनिट्स ऑफ रेडियो एक्टिविटी। सबसे पहली यूनिट बैक्वेरल, क्योंकि हेनरी बैक्वेरल ने इसकी डिस्कवरी की थी रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना के बारे में। सबसे पहले हेनरी बैक्वेरल ने बताया था, तो इसकी फर्स्ट यूनिट हो जाएगी बैक्वेरल। और वन बैक्वेरल इज इक्वल्स टू 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड।
या हम बोल सकते हैं 1 डीके पर सेकेंड, 1 डीके पर सेकेंड और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक सेकेंड में कितना डिसइंटीग्रेशन होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1 बैकवायरल। सेकेंड यूनिट होगी क्यूरी, बैकवायरल के बाद सेकेंड यूनिट है हमारे पास क्यूरी। 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। हम डीके भी बोल सकते हैं, डिसइंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, दोनों का एक ही मतलब होता है। 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड। अब देखिए इन दोनों से हम रिलेट कर सकते हैं, रिलेशन निकाल सकते हैं बैकवायरल और क्यूरी के अंदर भी। थर्ड यूनिट है रदरफोर्ड, थर्ड यूनिट होगी रदरफोर्ड एंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल्स टू 10⁻6 डीके पर सेकेंड और डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। ये यूनिट है रेडियो एक्टिविटी की। सबसे पहली बैकवायरल, 1 बैकवायरल इज इक्वल्स टू 1 डीके पर सेकेंड और 1 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। क्यूरी, 1 क्यूरी इज इक्वल्स टू 3.7 इंटू 10⁻10 डीके पर सेकेंड एंड 1 रदरफोर्ड इज इक्वल टू 10⁻6 डीके पर सेकेंड। तीनों को हम एक दूसरे के साथ रिलेट भी कर सकते हैं। क्या रिलेशंस होंगे तीनों के आपस में। सो नेक्स्ट है अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के बारे में। उसके बाद लो क्या होता है डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट का, डिसइंटीग्रेशन का लो क्या होगा उसके बारे में हम बात करेंगे। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी एक छोटा सा टॉपिक है आपका जो कि इम्पोर्टेंट है, न्यूक्लियर स्टेबिलिटी। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी क्या होगी, अब कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल है कौन सा स्टेबल नहीं है, ये किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि कोई न्यूक्लियस स्टेबल है तो उसकी स्टेबिलिटी कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है कि अगर उनकी वैल्यूज़ इतनी होगी तभी वो न्यूक्लियस स्टेबल होगा। तो स्टेबिलिटी के कुछ फैक्टर्स होते हैं। सबसे पहला फैक्टर है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, इसको हम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी भी बोलते हैं। इसके लिए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है। और कोई भी न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा जितनी उसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होगी। मीन्स किसी न्यूक्लियस की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। अगर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू कम होगी तो उतना ही कम स्टेबल होता है। तो सबसे पहला फैक्टर जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है दैट इज़ न्यूक्लियर एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, या हम बोल सकते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जितनी ज़्यादा होगी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है वो न्यूक्लियाई। एग्जाम्पल के लिए लाइट न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के ऑर्डर की होती है, इंटरमीडिएट की ज़्यादा होगी, हैवी की दोबारा से एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कम होती है। हैवी न्यूक्लियाई की एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होती है 7.6 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि इंटरमीडिएट की होती है 8.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और लाइट के केस में होती है 8 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो सबसे कम एवरेज बाइंडिंग एनर्जी होगी हैवी न्यूक्लियाई के केस में। सो हैवी न्यूक्लियाई आर अनस्टेबल क्योंकि इनकी एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू स्मॉल है एज कम्पेयर टू अदर एलिमेंट्स। इसीलिए बोला गया था कि ओनली हैवी न्यूक्लियाई ही रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो करते हैं, या फिर रेडियो एक्टिविटी मेनली हैवी न्यूक्लियाई के अंदर ही देखी जाती है। सेकेंड फैक्टर होगा हमारे पास न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। सेकेंड फैक्टर होता है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। ये न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो डिसाइड करता है कि कौन सा न्यूक्लियाई स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होगा। इसको हम ग्राफ से समझते हैं। अगर हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और वाई एक्सिस पे लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑन वाई एक्सिस एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ऑन एक्स एक्सिस। अब देखिए इसमें एक ग्राफ होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में। अगर न्यूक्लियाई लाइट होगा, लाइट का मतलब जिसका मास नंबर अप टू 20 की हम बात करते हैं,
जिनका मास नंबर अप टू 20 होगा उनको हम लाइट न्यूक्लियाई बोलते हैं। और लाइट न्यूक्लियाई के केस में क्या होगा, लगभग नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं। हम इनको हम कैलकुलेट भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन लाइट न्यूक्लियाई अप टू 20 जिनका मास नंबर 20 तक होगा, इनके केस में हम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नंबर लगभग एक बराबर होते हैं, इसलिए अप टू 20 हम बोल सकते हैं कि एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमें मिलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बीच में अप टू 20। ये यहाँ तक वैल्यू होगी लाइट न्यूक्लियाई के केस में कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर अप्रोक्सीमेटली इक्वल। उसके बाद हम हायर एलिमेंट्स की जब बात करते हैं, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा, किसी भी एटम का या न्यूक्लियस का साइज बढ़ता जाएगा, न्यूक्लियस के साइज बढ़ने से क्या होगा, उसके अंदर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ेंगे, मीन्स प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की अमाउंट भी बढ़ती है। एक टाइम पे ऐसा होगा कि प्रोटॉन्स की अमाउंट इतनी ज़्यादा हो जाएगी, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करने लगते हैं। प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर एक दूसरे को रिपेल करेंगे और इस रिपल्सिव फोर्स को बोला जाता है कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स को बोलते हैं कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स। कूलम्ब्स रिपल्सिव फोर्स बिटवीन प्रोटॉन्स एंड प्रोटॉन्स, क्योंकि प्रोटॉन्स पे चार्ज होता है इसलिए इन्हीं के अंदर रिपल्शन होगा, न्यूट्रॉन्स के अंदर नहीं होगा। अब इनके बीच में कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स है, लेकिन हमें पता है न्यूक्लियस के अंदर एक स्ट्रॉन्ग फोर्स एग्जिस्ट करता है, उस फोर्स का नाम होता है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स इस फोर्स के ऊपर डोमिनेटिंग होता है, तभी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को आपस में बांध के रखने का काम करता है, प्रोटॉन्स को न्यूक्लियस से बाहर नहीं जाने देगा। हालांकि प्रोटॉन्स और प्रोटॉन्स में कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स होगा, जिसकी वजह से दोनों प्रोटॉन्स या लार्ज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन न्यूक्लियर फोर्सेस इन प्रोटॉन्स को बांध के रखता है, बाइंड करके रखता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जैसे जैसे साइज बढ़ता जाएगा न्यूक्लियस का, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अमाउंट बढ़ती जाएगी और एक टाइम पे रिपल्सिव फोर्सेस ज़्यादा होने लगेगा। जितना ज़्यादा प्रोटॉन्स की अमाउंट बढ़ेगी उनके अंदर उतने ही ज़्यादा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें ऐड करने पड़ेंगे ताकि न्यूक्लियर फोर्स स्ट्रॉन्ग रहे और वो डोमिनेट करे कोलम्बियन रिपल्सिव फोर्स पे। इसलिए क्या होगा, साइज बढ़ता जाएगा, प्रोटॉन्स की अमाउंट बढ़ेगी तो उतने ही एक्सेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हमें उस न्यूक्लियस के अंदर ऐड करने पड़ते हैं। तो जितना हम हैवियर एलिमेंट्स की तरफ मूव करते हैं, ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन होने की बजाय ये ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता। अगर ये इस टाइप से है तो ये ग्राफ ऐसे मिलना चाहिए था सभी एलिमेंट्स के लिए, लेकिन ये ग्राफ स्ट्रेट लाइन ना मिलके हमें इस टाइप से मिलेगा, क्योंकि जितना हम हैवी एलिमेंट्स की बात करते हैं, प्रोटॉन की अमाउंट बढ़ जाती है तो उनके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रॉन्स को ऐड करना पड़ेगा। तो ये ग्राफ डेविएट हो जाता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तरफ। ये ग्राफ इस टाइप से हो जाएगा और इस लाइन को हम बोलते हैं, ये जो लाइन हमने कार्ड प्लॉट की है, वैली ऑफ स्टेबिलिटी। वैली ऑफ स्टेबिलिटी मीन्स इस लाइन पे जो वैल्यूज़ हमें मिलेंगी वही न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, बाकी सभी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। इस ग्राफ से हम बता सकते हैं कि कौन से न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे और कौन से अनस्टेबल होंगे। जितने भी न्यूक्लियाई इस स्टेट पाथ पे अप टू 20 तो इस स्टेट पाथ पे लाई करें और उसके बाद दिस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी पे लाई करें, सिर्फ यही न्यूक्लियाई स्टेबल होंगे, बाकी के सभी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होते हैं। सो न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो भी डिसाइड करती है कि कौन सा न्यूक्लियस स्टेबल होगा और कौन सा अनस्टेबल होता है। अगर यहाँ पे कोई पॉइंट लाई करता है तो हम बोल सकते हैं कि वो न्यूक्लियस अनस्टेबल होगा, क्योंकि वो वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी पे लाई नहीं करता। जो पॉइंट्स इस वैल्यू ऑफ स्टेबिलिटी पे लाई करेंगे सिर्फ वही एटम्स या वही न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं। तो सेकंड फैक्टर था हमारा न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। साइड बढ़ने से जैसे ही न्यूक्लियस का साइज बढ़ेगा, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है, रिपल्सिव फोर्स एग्जिस्ट करने लगते हैं। उन रिपल्सिव फोर्सेस को ओवरकम करने के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के उनके अंदर ऐड करना पड़ता है। जितने एक्सेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को हम ऐड करेंगे उतने ही ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी उस न्यूक्लियस की।
हमारा थर्ड पॉइंट है इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इवन न्यूक्लियाई आर मोर स्टेबल देन ओड न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होते हैं ओड न्यूक्लियाई से। इवन न्यूक्लियाई का मतलब होगा इवन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इवन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जिस न्यूक्लियाई के अंदर होंगे वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा एज कम्पेयर टू ओड। एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं He2 4, इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी कितने होंगे 2, तो इसको हम मोर स्टेबल मानते हैं एज कम्पेयर टू देयर नेबरिंग न्यूक्लियाई, क्योंकि इवन न्यूक्लियाई जो होते हैं वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू ओड न्यूक्लियाई। तो 3 फैक्टर बताए हैं जो किसी भी न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। सबसे पहला फैक्टर बताया है एवरेज बाइंडिंग एनर्जी या फिर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जितनी ज़्यादा एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू होगी वो न्यूक्लियस उतना ही ज़्यादा स्टेबल होता है। और जैसे हमने बाइंडिंग एनर्जी कर्व के बारे में डिस्कस किया था वहाँ पे देखा गया कि हैवी न्यूक्लियाई के केस में एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू सबसे कम होगी। इट मीन्स दे आर लेस स्टेबल और दे आर अनस्टेबल, और वही रेडियो एक्टिविटी फिनोमिना को शो करते हैं। सेकेंड फैक्टर है न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन रेशो। जैसे जैसे न्यूक्लियस का साइज़ बढ़ता जाएगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की अमाउंट बढ़ती जाएंगी। उन प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करने के लिए हमें एक्सेस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उसके अंदर ऐड करने पड़ेंगे। और ये ग्राफ हमें मिलता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स वर्सेस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। हमें स्ट्रेट लाइन ग्राफ ना मिलके अप टू 20 एलिमेंट्स, अप टू 20 मास नंबर जिनका 20 तक होगा उनके लिए ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है। उसके बाद हमें कर्ड मिलेगा, स्ट्रेट लाइन नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ने लगेंगे और न्यूट्रॉन्स को ऐड करेंगे तो हमें इस टाइप का ग्राफ मिलता है और इस कर्व को बोलते हैं वैली ऑफ स्टेबिलिटी। थर्ड फैक्टर जो होता है इवन न्यूक्लियाई। इवन न्यूक्लियाई ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू इवन ओड इवन और ओड न्यूक्लियाई। इनका भी ऑर्डर होता है कि कौन सा इवन सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, उसके बाद इवन ओड कम स्टेबल होगा, ओड इवन उससे कम और ओड सबसे कम स्टेबल होता है। तो ये 3 फैक्टर्स थे जो न्यूक्लियस की स्टेबिलिटी के बारे में हमें इन्फॉर्मेशन देंगे। उसके बाद नेक्स्ट अब हम डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन कि रेडियो एक्टिविटी, ये पता चल गया कि रेडियो एक्टिविटी हैवी न्यूक्लियाई के अंदर होती है। क्यों होती है? क्योंकि हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। अब अनस्टेबिलिटी को अगर स्टेबिलिटी में कन्वर्ट करना है या होना है कन्वर्ट स्टेबिलिटी में, तो कुछ ना कुछ एनर्जी को रिलीज़ करना पड़ेगा। वो एनर्जी यहाँ पे रेडिएशंस की फॉर्म में रिलीज़ होती है, अल्फ़ा बीटा और गामा रेडिएशंस की फॉर्म में। अब हम बात करते हैं लॉ क्या होता है डिसइंटीग्रेशन लॉ के बारे में। लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन। डिसइंटीग्रेशन ये लॉ की स्टेटमेंट क्या होगी, उससे पहले हम बात करते हैं नंबर ऑफ एटम्स एंड टाइम की। लेट एन नॉट बी द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इनिशियली, जो सबसे पहले नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं एट टाइम t इज इक्वल टू 0। जब टाइम t की वैल्यू 0 होगी उस टाइम पे n नोट इज अ नंबर ऑफ एटम्स। टोटल नंबर ऑफ एटम्स हमारे n नोट होंगे। अगर n नोट नंबर ऑफ एटम्स हैं स्टार्टिंग में तो इनका डीके होगा। डीके होने के बाद कितने नंबर ऑफ एटम्स डीके होंगे? लेट अस कंसीडर dn बी द नंबर ऑफ एटम डीके। dn नंबर ऑफ एटम डीके हो रहे हैं इन स्मॉल टाइम dt। स्मॉल टाइम dt में dn नंबर ऑफ एटम्स डीके होंगे तो अनडिकेड कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ एटम्स अगर n नोट हैं जिसमें से dn हमारे डीके हो चुके हैं तो अनडीके कितने होंगे, कितने लेफ्ट होंगे? n बी द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इन टाइम t। किसी टाइम t में कितने नंबर ऑफ एटम अनडिके रह जाएंगे उनको हमने n बोल दिया। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन या हम बोल सकते हैं डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड,
डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, dn रिप्रेजेंट करता है कितने एटम का डिसइंटीग्रेशन हुआ है या कितने एटम का डीके हुआ है। कोई भी वर्ड हम यूज़ कर सकते हैं, या तो इसको हम रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन बोल सकते हैं या फिर डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड इन दैट टाइम। उतने टाइम में कितने एटम्स हमारे अनडिकेड रह जाते हैं, तो उसके प्रोपोर्शनल होगा। dn/dt इज प्रोपोर्शनल टू n। लेकिन यहाँ पे dn/dt के आगे नेगेटिव साइन आता है। नेगेटिव इसलिए आएगा कि देखो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतना ही ज़्यादा डीके रेट होगा। डीके रेट उतना ही ज़्यादा होगा जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे। जितने ज़्यादा डीके होगा तो अनडिकेड एटम उतने ही कम रह जाएंगे। ये नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है कि जो अनडिकेड एटम्स बच गए हैं उनकी अमाउंट हर टाइम में डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट अनडिकेड एटम्स आर गोज ऑन डिक्रीजिंग। इनका रेट डिक्रीज कर रहा है और इनका रेट इंक्रीज कर रहा है, तो इनके डिक्रीजिंग रेट को रिप्रेजेंट करता है ये नेगेटिव साइन। दिस माइनस रिप्रेजेंट्स द डिक्रीज इन नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड। सो इसको अगर हम सोल्व करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं, -d/dt इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इंटू एन। यहाँ पे लैम्डा एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है और लैम्डा को बोलते हैं हम डीके कांस्टेंट। लैम्डा का नाम होता है डीके कांस्टेंट और इसको हम प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट भी यहाँ पे बोल सकते हैं। अब इसके लिए मैथमेटिकल रिजल्ट कैलकुलेट करेंगे जिस पे बेस्ड आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। देखिए कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट है वो जितना फास्टली डीके करेगा मीन्स उसके डीके कांस्टेंट की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी और उतना ही कम टाइम उसको लगता है डीके करने में। सो dn/dt इज इक्वल्स टू लैम्डा इंटू एन एंड विद नेगेटिव साइन। इसको हमें सोल्व करना है। सोल्व कैसे करेंगे, dn/n को हम एक तरफ रख लेते हैं और माइनस लैम्डा इंटू टी को हम दूसरी तरफ ले जाएंगे। अब dn/n दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, when time t is equal to 0 the number of atoms is represented by n0। टाइम t is equal to 0 में n0 नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे पास। जब टाइम की वैल्यू t होगी तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे n। किसी टाइम t में कितने नंबर ऑफ एटम्स बचते हैं अनडिकेड, n बचते हैं। तो दोनों तरफ इंटीग्रेट करेंगे। dn/n का इंटीग्रेशन होता है लोगैरिथम ऑफ n। लिमिट से रखेंगे n0 से लेकर के n तक माइनस लैम्डा। dt का इंटीग्रेशन होता है t और लिमिट्स रखेंगे 0 से t तक की। अब देखिए इसको वैल्यूज़ पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और एक फॉर्मूला होता है log a माइनस लोगैरिथम ऑफ b को हम लिख सकते हैं लोगैरिथम ऑफ a डिवाइडेड बाय b। इसी प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज़ किया है हमने। लोगैरिथम ऑफ n डिवाइडेड बाय n0 इज इक्वल्स टू माइनस लैम्डा, अपर लिमिट पुट करेंगे तो t, लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो यहाँ से देखिए यहाँ पे लोगैरिथम है, इधर कोई भी लोगैरिथम नहीं है, तो लोगैरिथम को अगर हमें ख़त्म करना है तो एक्सपोनेंशियल लेंगे दोनों तरफ। एक्सपोनेंशियल और लोगैरिथम एक दूसरे को कैंसिल आउट करते हैं। अगर e की पावर लोगैरिथम होगा तो ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को कैंसिल करती हैं, तो दोनों तरफ एक्सपोनेंशियल लेंगे तो लोगैरिथम और एक्सपोनेंशियल एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे। n/n0 इज इक्वल्स टू e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये एक्सपोनेंशियल की पावर हो जाएगी माइनस लैम्डा इंटू टी। तो यहाँ से रिजल्ट बनता है n इज इक्वल्स टू n0 e की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। ये है हमारा इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। इसी पे बेस्ड हमारे काफ़ी न्यूमेरिकल्स बनते हैं जो कि इम्पोर्टेंट हैं। n इज इक्वल्स टू n0 क्या होंगे, ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स एट t इज इक्वल टू 0 टाइम, e की पावर माइनस एक्सपोनेंशियल की पावर माइनस लैम्डा होता है डी के कॉन्स्टेंट, t हमारा टाइम होगा। किसी टाइम t पे नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, n होंगे। तो ये फॉर्मूला हो गया n इज इक्वल टू n0 t की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। अगर इसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, इधर हमारा टाइम है, इधर n की वैल्यू है। एट टाइम t इज इक्वल टू 0, टाइम t की वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं, टाइम t इज इक्वल टू अगर 0 होगा, इस केस में
तो n इज इक्वल टू एन नोट इंटू ई की पावर टी की वैल्यू 0 होगा तो ई की पावर 0 होता है 1, n इज इक्वल्स टू एन नोट, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे n की वैल्यू हो जाएगी n नोट के इक्वल। जब टाइम t की वैल्यू 0 होगी तो n की वैल्यू होगी n नोट। मान लिया यहाँ पे कहीं n नोट की वैल्यू होगी, अगर t को हम इन्फाइनाइट पुट करते हैं, व्हेन t इज इक्वल टू इन्फाइनाइट, e की पावर माइनस इन्फिनिटी होता है 0, देन n इज इक्वल्स टू 0। मीन्स जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ये कुछ इस टाइप से जाएगा और इन्फिनिटी पे जा करके ये 0 को अप्रोच करेगा। ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आएगा n वर्सेस t। अब एक्सपोनेंशियल के लिए अगर हम टाइम की डिफरेंट वैल्यूज़ रखते हैं तो n की वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये एक्सपोनेंशियल ग्राफ आया है। अब ये जो डेरिवेशन हमने किया है इसमें स्टार्टिंग में ही हमने n नोट से n की लिमिट्स और 0 से t की लिमिट रख दिया, लेकिन कई बुक्स के अंदर इसमें विदाउट यूनिट्स रखे, यूनिट्स नहीं रखते हैं, सिंपल इंटीग्रेशन लगा के और इंटीग्रेशन कांस्टेंट का यूज़ करके इस डेरिवेशन को कैलकुलेट करते हैं। तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, इस मेथड से शॉर्ट पड़ता है और सिंपली हमारा रिजल्ट निकल जाता है। तो इस टाइप से भी आप कर सकते हो। अगर आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लोगे तो यहाँ पे लिमिट्स नहीं रखनी है कि कहाँ से कहाँ तक की हम लिमिट्स लेंगे, तब आपकी कंडीशन अप्लाई होंगी उस केस में। लेकिन चाहे आप इस मेथड से करो या किसी अदर मेथड से, रिजल्ट आपका यही आएगा, कंडीशंस ऐसी ही रहेंगी। हमने लिमिट्स में रखी हैं वो सेपरेटली रखेंगे। n इज इक्वल टू एन नो टी की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी, आपका रिजल्ट यही रहेगा। ये लो था हमारा रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन से रिलेटेड, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन का लो हमने बताया, n इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। उसके बाद नेक्स्ट है हाफ लाइफ टाइम। इसके बाद नेक्स्ट है हाफ लाइफ टाइम। हाफ लाइफ टाइम क्या होते हैं? हाफ लाइफ टाइम को हम रिप्रेजेंट करते हैं टी हाफ से। हाफ लाइफ टाइम किसी भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की वो होगी, किसी भी सैंपल की वो होती है जब हाफ मॉलिक्यूल्स डिके हो जाएंगे और हाफ ऑफ द मॉलिक्यूल्स अनडिकेड रह जाते हैं ओरिजिनल एटम से। ओरिजिनल एटम्स अगर हमारे पास n नोट होंगे तो उन n नोट नंबर ऑफ एटम में से जब हाफ एटम्स तो डिके हो जाते हैं और हाफ एटम्स हमारे अनडिकेड रह जाते हैं, उसको हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। अगर हम टाइम हमारा है टी हाफ लाइफ टाइम की बात करते हैं और नंबर ऑफ एटम्स कितने डिके हो गए हैं, ओरिजिनल एटम्स के हाफ हो गए हैं। अगर देखिए हाफ की हम बात करें, जितने डिके हुए उतने ही रिमेनिंग रह जाते हैं। n इज इक्वल टू एन नोट बाई 2 इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, n इज इक्वल टू एन नोट टी की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। एन की वैल्यू क्या होगी? हाफ एलिमेंट्स डिके हो गए हैं कितने टाइम के अंदर? हाफ लाइफ टाइम के अंदर। लाइफ टाइम क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा और नंबर ऑफ एटम्स भी हाफ हो जाएंगे ओरिजिनल एटम्स से। यहाँ से एन नोट कैंसिल आउट, 1/2 इज इक्वल्स टू 1/e की पावर लैम्डा टी हाफ। तो यहाँ से हम बता सकते हैं 2 इज इक्वल टू e की पावर लैम्डा टी हाफ। अब दोनों तरफ अगर हम लोगैरिथम लें, लोगैरिथम इज इक्वल्स टू लैम्डा टी हाफ, तो यहाँ से वैल्यू बता सकते हैं हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू लोगैरिथम टू द बेस e2 डिवाइडेड बाय लैम्डा। और जब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं, सोल्व करने से हमें रिजल्ट मिलता है हाफ लाइफ टाइम इज इक्वल टू 0.6931। ये लोगैरिथम टू द बेस e2 की वैल्यू होती है 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा। ये हमारा रिजल्ट निकल के आता है हाफ लाइफ टाइम के लिए। जब एक डीके हो रहा है, ये हाफ लाइफ टाइम का रिलेशनशिप उसके लिए होगा जब एक डीके हो रहा है। तो इसमें क्या होगा? टी हाफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्डा। यहाँ से बोल सकते हैं हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। हाफ लाइफ टाइम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डीके कांस्टेंट। अगर कोई रेडियो एक्टिव सैंपल है, उसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ एटम्स होंगे वो उतना ही जल्दी डीके करता है। अगर उसका डीके रेट ज़्यादा है, मीन्स उसका डीके कांस्टेंट की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो वो उतना ही कम टाइम लेता है, उतने ही कम टाइम के अंदर डीके कर देगा। तो टाइम जितना कम होगा डीके कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा, या डीके कांस्टेंट जितना कम होगा टाइम उतना ही ज़्यादा लेगा। अगर कोई सैंपल
आराम आराम से डीके करता है, धीरे धीरे डीके करेगा तो ऑब्वियस उसको टाइम ज़्यादा लगेगा। तो डीके कांस्टेंट और हाफ लाइफ टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं और इन दोनों के बीच का एग्जैक्ट रिलेशनशिप होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाय लैम्डा मीन्स डीके कांस्टेंट। ये हाफ लाइफ टाइम के लिए है। अगर एक से ज़्यादा बार डीके हो, ये एक डीके के लिए है, अगर 2 टाइम्स डीके हो या 3 टाइम्स डीके हो तो हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू क्या होती है? ये n/n0 का रेशो किसके इक्वल होगा? n/n0 का रेशो पता होगा तो टी हाफ हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हम 2 हाफ लाइव्स की बात करें कि 2 बार डीके हो रहा है, अगर 2 बार डीके हो रहा है, मान लिया पहले नंबर ऑफ एटम्स थे हमारे पास n0 इज़ द ओरिजिनल या फिर इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। जब हाफ लाइफ टाइम की बात की तो ये जो n0 है ये n0/2 हो गई, n0/2 हो गए जो हमने अभी केस डिस्कस किया है। अगर हम 2 बार डीके की बात करते हैं, 2 हाफ लाइफ्स की बात करते हैं, तो ये क्या होगा, एक बार और डीके होगा तो ओरिजिनल अब क्या हो गए, अब ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास n0/2 हो गई। अब n0/2 को हमें हाफ करना है, इसी को हम हाफ लाइफ टाइम बोलते हैं। n0/2 को अगर हाफ करेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास n0/4। तो यहाँ से रिजल्ट क्या बनता है, n0 इंटू इसको हम 1/2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 1/2 का स्क्वायर। अब कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, n इज इक्वल टू n0 1/2 का स्क्वायर फॉर 2 हाफ लाइफ्स। अगर हम 3 टाइम्स की बात करें, 3 हाफ लाइफ्स के लिए अगर हम नंबर ऑफ एटम्स जो अनडिकेड हैं, जो बच गए हैं, उनकी बात करें, उनकी वैल्यू कितनी होगी। अब देखिए एक बार पहले ओरिजिनल इतने थे, एक बार डीके हुआ तो n0/2, अगर 2 बार डीके हुआ तो n0/4 हाफ लाइफ टाइम। अगर 3rd टाइम हम बात करते हैं तो इस वाले का हाफ होगा, n0/4 का हाफ कितना हो जाएगा n0/8। ये 3 हाफ लाइफ्स के लिए वैल्यू हो जाएगी n0, इसको हम 1/2 का क्यूब लिख सकते हैं। ऐसे ही हम केसेस करते जाएंगे और n हाफ लाइव्स की अगर हम बात करते हैं, n हाफ लाइव्स के केस में नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट अनडिकेड n इज इक्वल्स टू n0 1/2 की पावर n हो जाएगी, क्योंकि जब 2 की बात की है तो इसकी पावर 2 थी, 3 की बात की है तो पावर 3 होगी। जब n हाफ लाइव्स की बात करेंगे तो 1/2 की पावर n हो जाएगी। और यहाँ से ये रिलेशन बनता है जिस पे न्यूमेरिकल्स निकलेंगे आपके, n/n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n। जब हम n हाफ लाइव्स की बात करते हैं तो ये फॉर्मूला आपका वैलिड होगा। अगर एक टर्म होती है एक्टिविटी, जैसे यहाँ पे हमने नंबर ऑफ एटम्स की बात की, इस टाइप के न्यूमेरिकल्स में देगा आपको कि ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स हमारे पास पहले इतने थे, अब इतने रह गए हैं और हमें n की वैल्यू कैलकुलेट करके बताइए। अब ये n की वैल्यू होती है t डिवाइडेड बाय t हाफ, n की वैल्यू होती है t डिवाइडेड बाय t हाफ। आपसे पूछा जाएगा कितने टाइम में हो रहा है ये प्रोसेस, कितने टाइम में डीके हो रहे हैं, तो टाइम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको हाफ लाइफ टाइम दी जाए तो n को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ से t की वैल्यू होगी n मल्टीप्लाई बाय t हाफ, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा n डिवाइड बाई n0 इज इक्वल टू 1/2 की पावर n को हम लिख सकते हैं t डिवाइड बाई t हाफ। अब देखिए जो भी टर्म आपको पूछी जाइए, अगर n की वैल्यू पूछने है स्मॉल n की हाफ लाइफ्स के लिए, n हाफ लाइफ्स के लिए है वो, या फिर हमसे टाइम पूछा जाएगा ईयर्स में, या हाफ लाइफ टाइम पूछी जाए, n और n0 दिया होगा, तो इस टाइप से फॉर्मूले हम यूज़ कर सकते हैं। एक टर्म होती है एक्टिविटी, एक्टिविटी का मतलब होता है डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। एक्टिविटी होती है कितना डिसइंटीग्रेशन होता है कितने टाइम के अंदर, dn/dt को हम एक्टिविटी बोल सकते हैं। तो यही फॉर्मूला हम एक्टिविटी के लिए करते हैं, a डिवाइडेड बाई a0। ओरिजिनली पहले जो एक्टिविटी थी वो a0 थी, अब एक्टिविटी हो जाएगी a। दिस इज इक्वल्स टू 1/2 की पावर t डिवाइडेड बाई t हाफ। इसको हम n भी लिख सकते हैं इसी फॉर्मूले की तरह। तो आपको न्यूमेरिकल में जो भी स्टेटमेंट दी जाएगी उसी के कोरस्पॉन्डिंग हम फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर एक्टिविटीज़ का रेशो दिया गया है, a0 और a की वैल्यू दी गई है और t आपसे पूछा गया है, t हाफ भी आपको दिया गया है, या फिर लैम्डा दिया गया है, लैम्डा से हम t हाफ कैलकुलेट करेंगे, तो इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। अगर नंबर ऑफ एटम्स दिए गए हैं तो इसका यूज़ करेंगे। इसकी पहचान यही होगी
कि एक्टिविटी दी गई है, डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड लिखा होगा, यहाँ पे सिंपल डिसइंटीग्रेशन होगा कि इतने एटम्स डिसइंटीग्रेट होते हैं। तो ये हमारा फॉर्मूले थे हाफ लाइफ टाइम्स के लिए। हाफ लाइफ टाइम का वो टाइम होता है जब नंबर ऑफ एटम्स हाफ हो जाते हैं ओरिजिनल एटम्स के, उस टाइम पे। नेक्स्ट है मेन लाइफ टाइम। मेन लाइफ टाइम, मेन लाइफ टाइम के लिए आपको जस्ट फॉर्मूला ही याद रखना है, क्योंकि इससे फॉर्मूला बेस्ड ही आती है न्यूमेरिकल्स, इसको ज़्यादा हमें डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। मेन लाइफ टाइम को हम टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज इक्वल्स टू टोटल लाइफ टाइम ऑफ, दैट इज इक्वल्स टू टोटल लाइफ टाइम ऑफ ऑल द एटम्स divided by total number of atoms, total number of atoms, total lifetime of all the atoms divided by total number of atoms। और मैथमेटिकली इसको इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं, टाइम इनटू डी एन एटम्स, क्योंकि डीके हो रहे हैं इन्हीं के कोरस्पॉन्डिंग, और टोटल नंबर ऑफ एटम्स होते हैं हमारे पास एन नोट, टी इंटू डी एन डिवाइडेड बाय एन नोट। जब इसको हम सोल्व करते हैं, डी एन की वैल्यू रखेंगे क्योंकि हमें पता है डी एन डिवाइड बाई एन इज इक्वल्स टू माइनस लेमडा इंटू डी टी, ये था, ये वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे तो जो एन की लिमिट्स होंगी वो डी टी में कन्वर्ट हो जाएंगी। यहाँ पे एन की लिमिट्स होंगी एन नोट से एन, उसके बाद लिमिट्स जो है वो टाइम में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो यहाँ से हमें मैथमेटिकल रिजल्ट मिलता है 1 डिवाइड बाई लेमडा, यहाँ से हमें रिजल्ट मिलता है 1 डिवाइड बाई लेमडा। So tau is equals to 1 divided by lambda. Mean lifetime is the reciprocal of decay constant। और अगर हम mean lifetime और हाफ लाइफ टाइम की बात करें कि mean lifetime ज़्यादा होता है या हाफ लाइफ टाइम की वैल्यू ज़्यादा होगी, इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे? हमें रिलेशन पता है, टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 डिवाइडेड बाई लैम्डा, ये रिलेशन पता है, इसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। लैम्डा कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से लैम्डा हो जाएगा 0.6931 डिवाइडेड बाय टी हाफ, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय लैम्डा की वैल्यू होगी 0.6931 डिवाइडेड बाय टी हाफ। ये रिलेशनशिप आ गया मीन लाइफ टाइम में और हाफ लाइफ टाइम में। मीन लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू टी हाफ डिवाइडेड बाय 0.6931, और जब इस वैल्यू को हम सोल्व करते हैं तो ये आएगा रिजल्ट 1.44 इंटू टी हाफ। यहाँ से रिलेशनशिप आ गया मीन लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 1.44 टाइम्स द हाफ लाइफ टाइम। तो यहाँ से बता सकते हैं कि मीन लाइफ टाइम की वैल्यू हाफ लाइफ टाइम से ज़्यादा होगी, मीन लाइफ टाइम की वैल्यू हाफ लाइफ टाइम से ज़्यादा होगी। और क्या एग्जैक्ट रिलेशन होगा दोनों के बीच में? मीन लाइफ टाइम इज इक्वल्स टू 1.44 इंटू हाफ लाइफ टाइम। अब इस टाइप से क्या होता है, न्यूमेरिकल्स आएंगे आपके, अगर आपको हाफ लाइफ टाइम पता है और मीन लाइफ टाइम पूछी जाए तो डायरेक्ट इस रिलेशन का हम यूज़ करेंगे। इस टाइप से कोई भी डेरिवेशन करने की हमें ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम रिलेशन का यूज़ करेंगे। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा रेडियो एक्टिविटी के बारे में। सभी न्यूक्लियाई स्टेबल नहीं होते और सभी अनस्टेबल भी नहीं होंगे, कुछ न्यूक्लियाई स्टेबल होते हैं तो कुछ न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे। आज का टॉपिक हमारा अनस्टेबल न्यूक्लियाई के लिए था कि जो न्यूक्लियाई अनस्टेबल होंगे वो एक फिनोमिना शो करते हैं, उस फिनोमिना का नाम होता है रेडियो एक्टिविटी, और जो एलिमेंट उस फिनोमिना को शो करते हैं उन एलिमेंट्स का नाम होता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, लाइक यूरेनियम, एक्टीनियम, थोरियम, पोलोनियम, इन सभी की बात की। उसके बाद रेडियो एक्टिविटी की यूनिट्स बताई हैं और लो की बात की, क्या रेडियो एक्टिविटी का लो क्या बोलता है, उस लो से हमें क्या रिजल्ट मिलते हैं, और न्यूक्लियर स्टेबिलिटी किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी के लिए, हाफ लाइफ टाइम क्या होगी, मीन लाइफ टाइम, और इनके बीच में क्या क्या रिलेशनशिप्स होते हैं, ये सभी हमने डिस्कस किए। और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में हम इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी करेंगे कि डीके कांस्टेंट से जितने भी फॉर्मूले बताए हैं इन सभी फॉर्मूले से रिलेटेड हम अच्छे बेसिक प्लस एडवांस लेवल के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।